बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, स्टेट बैंक का बिल कौमी असम्बली से पास हुआ और वो सेनेट में गया। सेनेट में अपोजिशन की अक्सरियत थी, लेकिन जिस दिन बिल पास करवाया जाना था उस दिन अपोजिशन लीडर समेत बेशतर अपोजिशन के अराकीन सेनेट में गायब रहे। और इसी सूरत हाल की बिना पर जब वोट बराबर हुए तो चेयरमैन सेनेट ने अपना पलड़ा जो है वो हुकूमती बेंचेस की तरफ किया तो वो बिल पास हो गया। आज जब अपोजिशन लीडर सेनेट में पहुंचे तो उनकी पार्टी की जानिब से भी उन पर तनकीद थी, बेशतर अपोजिशन अराकीन की जानिब से भी तनकीद की जा रही थी और हुकूमती हलकों की जानिब से उन्हें सराहा जा रहा था। आज उन्होंने तकरीर की है और उस तकरीर में उन्होंने अपना इस्तीफा पार्टी चेयरमैन को भिजवाने का फैसला किया। उनका गुफ्तगू करते हुए क्या कहना था, पहले वो मुलाहिजा कर लीजिए। कुछ स्टेटमेंट्स आ रहे थे मेरे मुतलका। आई एम नॉट astonished by the harsh words of my opponents, but I am astonished by the silence of my well-wishers. You all honorable ministers are sitting. अगर ये बात करें, I'll be honored. मगर वो जिनकी credibility ना हो and who are turncoats, they are saying कि I helped the government, and I am saying by your vote they won. At least the credit should be given to you, not to me. धांधली हो रही। I have already submitted my resignation to my party that I don't want to be the leader of the opposition. Thank you. अपोजिशन लीडर सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी का जो इस्तीफा था वो बिलावल भुट्टो साहब को मौसूल हुआ और बिलावल भुट्टो साहब ने वो इस्तीफा मुस्तरद कर दिया है। उनका ये बयान है कि जमहूरियत के लिए सैयद यूसुफ रजा गिलानी की जो कुर्बानियाँ हैं वो काबिल तकलीद भी हैं, हम उनको सराहते भी हैं और वो अपोजिशन की तरफ से बतौर अपोजिशन लीडर सेनेट में अपनी जिम्मेदारियां सरंजाम देते रहेंगे। उन्होंने जो आज कुछ वजाहत पेश किया उसी वजाहत से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। राना साहब, सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब का ये मानना है 10:50 पे मेरे ऑफिस को लेटर मौसूल हुआ, उसके बाद 1 बजे मेरे घर पे पहुंचा, जिसमें एजेंडा वाजे नहीं किया गया था कि इसमें स्टेट बैंक का बिल मंजूर किया जाना है। ये उनकी तरफ से वजाहत है, ये किस हद तक काबिल कबूल वजाहत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, ये तो एक और नया, जैसे कहते हैं ना, स्कैंडल भी है और झूठ भी है। वैसे झूठ क्या कहूँ, मुझे एक बात बताएं, सेनेट के उस इजलास में इस बिल को पेश करने के लिए अपोजिशन ने कितना जोर लगाया, याद है आपको? जी जी। अपोजिशन के इस बिल को पेश करें या इसको रिजेक्ट करते, ख़त्म कर दें, इसको वापस ले जाएं। तो मुझे एक बात बताएं, मान लें इनके एजेंडे में नहीं था, मान लें, चले यही बात मान लें, तो बतौर अपोजिशन लीडर जो बाकी बिल थे वो तो एजेंडे में शामिल थे ना। बतौर अपोजिशन लीडर बाकी जो मामला थे वो तो उसमें शामिल थे ना। उसके बाद इस बिल को पेश करने में ये नहीं हुआ कि फौरी तौर पे आनन फानन बिल को पेश कर दिया गया, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। सुबह से शोर मचा हुआ था, हर चीज़ चल रही थी, सबको पता था। इवन यहाँ तक कि वहाँ पर एक दफ़ा अपोजिशन ने तो गिनती अपनी मुकम्मल कर ली थी, जिसके बाद ये शोर मचा था कि जनाब MKM के लोग नहीं आए, आज फलां नहीं आया, फलां नहीं आया। और जब इन्होंने देखा कि इनकी एक ऐसी तहरीक इंसाफ की सेनेटर जो व्हील चेयर पर आई हैं और ऑक्सीजन का सिलेंडर साथ है उनके, डॉक्टर समझ नहीं आया। जाकिर ज़रका जो थी, क्या उस वक्त नहीं पता था? यार सर, ये सारा कुछ, मैं उस दिन भी मैंने कहा था, ये सब कुछ बाकायदा प्लान्ड है, सब कुछ सबकी मर्जी से हो रहा है, सब कुछ में सब लोग शामिल हैं। मैं आज फिर कह रहा हूँ, सब में सब लोग शामिल हैं। चले मान लें आज तो ये हो गया, जब अपोजिशन लीडर का मामला था तो उस वक्त नून लीग से वादा किया हुआ था, वादा खिलाफी हो गई ना, याद है आपको? चेयरमैन सेनेट में किसके वोट कम थे? चेयरमैन सेनेट में किसने वोट दिए? फिर चेयरमैन सेनेट के उसमें किसने वोट दिए? क्या कोई ऊपर से खलाई महलूक आ गई? क्या कोई बाहर से आ गया? यार सर, ऐसा नहीं है यार। हम आवाम को ना, हमारे सियासतदान आवाम को बिल्कुल चूना लगा देते हैं। हम लोग यस जीवे जीवे जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारों पे लगे हुए। भाई ये सब कुछ तय था। मैंने उस दिन भी कहा था, कोई भी हुकूमत होती ये इसी तरह बिल पास होना था, चाहे 20 का फर्क होता, अब तो 4257 थे ना, चाहे इससे भी बड़ा फर्क होता, ये हो जाना था। इसलिए हो जाना था, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप ना चाहते हुए मंजूर करते हैं, क्योंकि उसके लिए ज़रूरी होता है, आपकी मुल्क की मौशत के लिए, आपके आने वाले दिनों के लिए, आपके आने वाले वक्त के लिए, आपके आने वाले कल के लिए ये चीज़ें ज़रूरी थी, ये हो गई। जो आज उन्होंने एतराज़ उठाया कि चेयरमैन सेनेट को गैर जानिबदार रहना चाहिए, पहली बार ऐसा हुआ कि चेयरमैन ने किसी को वोट दिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर आपको समझ लेना चाहिए जो मैं कह रहा हूँ और क्या कह रहा हूँ।
मैं कह रहा हूँ कुछ चीज़ें ज़रूरी थी। मुझे बताएं, जब आप चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में सियासी जमातें अपना उम्मीदवार खड़ा करती हैं, जब चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ आप अदम एतमाद लेकर आते हैं, जब चेयरमैन सेनेट जो है उसके ख़िलाफ़ आप बातें करते हैं, तो फिर किस तरह हो सकता है कि चेयरमैन सेनेट जो है वो अपना वोट इस्तेमाल ना करे? ये मुझे बता देना। चेयरमैन सेनेट को इख्तियार है वोट, या तो आप आइन में ये लिख दें कि चेयरमैन सेनेट जो है उसको वोट देने का इख्तियार नहीं है, तो फिर तो आप ये गिला भी कर सकते हैं, फिर आपकी तरफ से ये एहतजाज भी बनता है, फिर आपकी तरफ से ये शिकायत भी बनती है। जब आपको पता है कि चेयरमैन सेनेट जो है वो वोट कास्ट कर सकता है, आइन में मौजूद है, तो फिर किस चीज़ का गिला? फिर यासर किसी चीज़ का गिला नहीं है, फिर ऐसी कोई बात नहीं। अब बहाना, अब मैं आपको बताता हूँ, ये सारे मामला तय हो चुके थे, सारा कुछ तय होकर ये सारा मामला हुआ। जब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया तो वो इस्तीफ़ा देना ये भी मामला तय था। इसका एक प्रेशर डाला जाना था अपोजिशन पे, कि बाकी जमातों पे, कि जी हमारे बंदे ने तो इस्तीफ़ा दे दिया। कभी ये हुआ है कि आपके पहले अदम एतमाद के वक्त जो लोग उस साइड पे चले गए तो उन्होंने कितने लोगों ने इस्तीफ़ा दिया, बाकी लोगों ने कितने दिया? बिलावल भुट्टो ने यही तो वजाहत पेश की है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खूबसूरती ये है कि हमारे जो रहनुमा है वो खुद एहतसाबी का पर यकीन रखते हैं और उसी खुद एहतसाबी की तकलीद करते हुए आज उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। देखिए, बिल्कुल खुद एहतसाबी पर भी यकीन रखते हैं और अपनी क़यादत के कहने पर जो हो सकता है वो करते भी हैं। देखिए यासर, ये सब कुछ एक प्लान था, इस प्लानिंग के तहत हुआ। अब मामला क्या हुआ, जिस वक्त यूसुफ रज़ा गिलानी साहब इस्तीफ़ा पेश करते हैं, इस्तीफ़ा दिया जाता है, तो मैं आपको एक बड़ी मज़े वाली बात बताऊँ। उसी वक्त मुस्लिम लीग नून की एक अहम शख्सियत का फौरी तौर पर रब्ता होता है, एक मिडल मैन के साथ जो दरमियान में इनके हमेशा होता है। उन्हें कहता है ये काम तो बड़ा अच्छा है, अब तो मज़ा तब है कि अगर आगे हमने मुस्तकबिल में साथ चलना है तो फौरी तौर पर जनाब इन्हें कहें कि इनका इस्तीफ़ा कबूल करे और हमें अपोजिशन लीडर बना दे। हाँ, एक लम्हे को बातें चली थी कि शायद आज़म नज़ीर तारड़ साहब, मैं ये बता रहा हूँ कि उस शख्स का मेरे पास नाम भी मौजूद है। फौरी फ़ोन जाता है, कॉल जाती है मिडल मैन को, जनाब उन्हें कहें ये कर लें और उसके बदले में आप अदम एतमाद की तहरीक की तरफ आएँ, हम आपको वज़ीर आज़म दे देंगे। आप अदम एतमाद की तहरीक की तरफ आएँ, हम आपको वज़ीर आज़म दे देंगे, हम आपको बना देंगे वज़ीर आज़म। ये बातें शुरू हो जाती हैं। अच्छा, ये 1 से 1.5 घंटा ये गुफ्तगू रहती है, लेकिन 1 से 1.5 घंटा गुफ्तगू में एक जरदारी सब पे भारी, आपको पता है उसको खेलनी आती है अपनी बारी, तो उन्होंने ऐसी बारी खेली कि बेचारे ये सारे देखते रह गए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। तो ये इसी तरह हो गया ना, बड़ा शायराना मूड हुआ। नहीं, मूड मैं इसलिए कह रही ये हो गया सारा। और ये मैं बड़ा मज़ा ले रहा था, मैं एक बड़े लीडर के पास बैठा हुआ था, उससे कोई बात कर रहा था, तो उस वक्त ये गुफ्तगू चल रही थी, तो मैंने उससे पूछा, मैं कहा ये हो जाएगा क्या, आपको मिल जाएगा ये सारा कुछ? उसने कहा यार ये हमें कोशिश कर रहे हैं, अगर हमें मिल गया तो फिर होगा कि पीपल्स पार्टी अपोजिशन के मामले पे और पीपल्स पार्टी आइंदा आने वाले इलेक्शन में आइंदा तरीके में इत्तेमाद जो हम लाना चाहते हैं उसमें पीपल्स पार्टी सिंसियर है। मैं कहा अगर ना हुआ तो, उसने कहा ना हुआ तो वो तो हमें पता है कि पीपल्स पार्टी फिर हमारे साथ हाथ करेगी, फिर हम भी खामोश रहेंगे, फिर हम भी पीपल्स पार्टी की किसी चाल को कामयाब नहीं होने देंगे। अच्छा, जब उनको पता चलता है कि यार ये बिलावल साहब का बयान भी आ गया, और फिर मैं आपको बता देता हूँ उसी शख्स का सिंध से तलक रखने वाली पीपल्स पार्टी की एक शख्सियत से रब्ता भी होता है। मैं पास बैठा हूँ, वो उनसे कहता है यार ये ऐसे ऐसे हो जाएगा। उस शख्स से वो आगे हंस के कहता है फ़ोन पे, वो मुझे जानबूझ के, वो खुद फ़ोन की आवाज़ उसने ऊँची कर दी, उसका देख लो यार अजीम आपके, मैं इस नाम इसलिए ले रहा कि तो उन्होंने कहा जनाब ऐसा मामला होना ही नहीं, ये आप बस सब अपनी पुरानी तनख्वाह पे काम करेंगे। और मैं आपको ये भी खबर ब्रेक कर दूँ यासर, अभी 2 बिल और भी पास होने हैं जिस पे अपोजिशन ने शोर तो बहुत डालना है, लेकिन वो उसके बावजूद वो दोनों बिल पास हो जाने। अपोजिशन अब तक रखना नहीं डाल सकी हुकूमती कार्रवाइयों में, तो आने वाले दिनों में रखना कैसे डाला जा सकता है कि जब अपोजिशन आपस में इत्तेहाद को अवाम में शो नहीं कर सकती, वो सेनेट में शो नहीं कर सकती, कौमी असम्बली में शो नहीं कर सकती। इसी पर सियासी रहनुमा क्या मौक़िफ़ रखते हैं, एक ब्रेक के बाद बात करेंगे और इसी सियासी इशू को आगे लेके चलेंगे। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस।
वेलकम बैक। नाज़रीन, सेनेट की गहमा गहमी पे बात करेंगे। जो कार्रवाई हुई आज, ऑपोजिशन की तरफ से जो मौक़िफ़ अपनाया गया, हुकूमती हलकों की तरफ से जो सराहा जा रहा है ऑपोजिशन लीडर को, इसके साथ साथ सिंध के बल्दियाती एक्ट पे भी बात करेंगे। तो इसी सियासी मंजरामे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा तैमूर तालपुर साहब ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान साहब ने। आप दोनों हजरात का बेहद मशकूर हूँ। तैमूर भाई, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ। क्या राय रखते हैं अपोजिशन लीडर सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी की गैर हाजिरी के हवाले से? अपोजिशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम आप पे तनकीद करती रही है। आज कायदे ऐवान ये कहते हैं कि हम आपको सराहते हैं कि आपने जो इकदाम उठाया वो मुल्की बेहतरी के लिए उठाया। फैसल जावेद साहब ये कहते हैं कि हम आपको खिराज तहसीन पेश करते हैं। हुकूमत आपको सराह रही है तो फिर उज़र किस बात का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सियासी स्टेटमेंट्स देना चाहते हैं, ये देते रहे। इनकी सियासी स्टेटमेंट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। रात को 12-1 बजे आप किसी मेंबर को इन्फॉर्म करते हैं कि आपको सुबह को पहुंचना है, तो इट हैड बोनाफाइड इंटेंशंस। ये सारा जान के ड्रामा मचाया गया और इस तरह से पूरी प्लानिंग की गई कि गिलानी साहब मुल्तान से वापस ना पहुंच सकें। आपको पता है कि वहां पर फॉग भी होती है और उस टाइम पर भी फ्लाइट्स भी होती है। तो इट वॉज वेरी वेल प्लान्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड। इन्होंने एक बहुत ही गलत किस्म का एक गिमिक खेला है, जिसको सियासत में मेरे ख्याल से पसंद नहीं करना चाहिए और हमें इनकरेज नहीं करना चाहिए। बट यस, वो भी नहीं थे और मेंबर्स हमारे कुछ मिसिंग थे, जिस पे चेयरमैन साहब ने कमेटी बनाई है और एक्शन लिया जाएगा। पर ये हमें जरूर दिमाग में रखना चाहिए कि इस किस्म की हरकतें करके, इस तरह से लेट नाइट में प्रोग्राम्स बना के ये चीजें नहीं करनी चाहिए। खासतौर पर वो चीजें जो मुल्क की सलामती को डिस्टर्ब कर सकेगी, नेशनल सिक्योरिटी के बारे में। तैमूर भाई, आपने कहा कि चेयरमैन साहब ने कमेटी बनाई है और एक तरफ आप कह रहे हैं कि लेट नाइट ये जारी किया गया, लोग फॉग की वजह से नहीं पहुंच सकते थे, सारा कुछ था। तो फिर कमेटी बना के फिर उन लोगों के खिलाफ क्या एक्शन होगा जब आपको पता है कि काम ही गलत किया है हुकूमत ने और जानबूझ के ऐसा किया है? तो फिर उन बेचारों का, सेनेटर्स का क्या कसूर होगा? नहीं, बिल्कुल बात सही है। कुछ सेनेटर्स जो आउट ऑफ द सिटी थे, उनकी तो बात समझ में आती है। गिलानी साहब की बात समझ में आती है कि इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू रीच इन टाइम, और मेरे ख्याल से उनको इस्तीफा भी नहीं देना चाहिए था, क्योंकि उनके साथ जो कुछ किया है जान के किया गया है। पर एक इंक्वायरी जरूर आनी चाहिए ताकि वो मेंबर्स जो नहीं थे उनका पता चले क्यों नहीं आए, कैसे नहीं आए, इस्लामाबाद में थे, किस बुनियाद पे नहीं है। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में थे कुछ मेंबर्स। हमें पता नहीं है। एक जनरल इंक्वायरी करना बहुत जरूरी है हमारे लिए। हमें पता चले कौन इस्लामाबाद में था, कौन नहीं था। द पिक्चर शुड बी वेरी क्लियर। सही, खुली तौर पे अहाता करने की जरूरत है और उसके बाद ही उसका तदारुक किया जा सकेगा। खुर्रम शेर जमान साहब, आपकी पार्टी जो है वो सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सबसे बड़ी मुखालिफ पार्टी समझी जाती है, लेकिन अगर सेनेट में देखें तो आज कायदे ऐवान भी और दीगर सेनेटर्स भी जिनका ताल्लुक हुकूमती जमात से है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस इकदाम को कि वो गैर हाजिर रहे खुश आइंद भी करार दे रहे हैं, जमहूरियत की पासदारी भी करार दे रहे हैं, मुल्क की बका के लिए एक अच्छा इकदाम करार दे रहे हैं। आप किस नज़र से देखते हैं? अच्छा देखिए, मैं आपसे एक बात बताऊं कि कुछ लोग ऐसे हैं ना, आप मतलब ऐसा तो नहीं कह सकते कि सारे लोग बुरे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, इवन पीपल्स पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इस बात का एहसास हो गया है कि इनकी जो तर्ज हुक्मरानी है वो मुल्क के खिलाफ है, मुल्क के मुफाद के अंदर नहीं है, मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अच्छे फैसलों के अंदर भी बीच में जो है मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। सो पीपल्स पार्टी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि समझते हैं कि इस वक्त किनारा कशी उनसे कर लेनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है कि देखिए हम तो ये बात जानते हैं कि जो लोग इस वक्त पीपल्स पार्टी के साथ अटैच रहेंगे उनका कोई फ्यूचर नहीं है, ना तो सिंध में फ्यूचर है, पंजाब, केपी, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर से तो वैसे भी फारिग हो गए। तो मेरे ख्याल से हमें अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए ऐसे लोगों को जो मुल्क के मुफाद के लिए ऐसी जमातों से, ऐसे खास तौर पे ऐसे मौकों के ऊपर अलहदगी करें और किसी भी बहाने से वो ना आए। हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, लेकिन यह है कि अप्रिशिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तहकीकात करते रहें, उनको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। हमारी सेहत पे जो आपके लोग नहीं आए, आपके इत्तेहादी जो नहीं आए, उनको नहीं, डेफिनेटली नहीं, जो आपके इत्तेहादी नहीं पहुंचे। देखिए, मकसद ये है कि हम अपने मकसद ये है कि हम अपने काम में कामयाब हो गए। हमें अपना पता था कि हमें अपना नंबर गेम क्या रखना है, वो हमने पूरा कर लिया। उसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से मामला आगे बढ़ रहे हैं, हम कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। अच्छे मेरा एक सवाल है, बिल्कुल आपने नंबर गेम पूरा कर लिया। जो आपके इत्तेहादी नहीं आए, क्या आपने उनसे कोई गिला किया, उनसे पूछा, ये प्लानिंग का हिस्सा था?
नहीं, डेफिनेटली देखें, नहीं बिल्कुल देखें, डेफिनेटली उसके ऊपर देखा जाएगा। और मैं आपसे एक बात बताऊं कि जो हमने काम किया, डेफिनेटली हमने अपना नंबर गेम जो था, हमारे पास जितने नंबर्स अवेलेबल थे उसके साथ से हमने अपना काम पूरा किया, उसके अंदर हम कामयाब हुए। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जो इनके लोग नहीं आए तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि लोगों ने अब ये फैसला करना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से फासले रखे जाएँ, अलहदगी की जाए। क्योंकि देखें बहुत सारे लोग हैं जो कि इलेक्टेबल्स हैं, वो खुद अपने वोटों में जीत कर आ जाते हैं, उनको पीपल्स पार्टी की जरूरत नहीं है। तो जाहिर है वो लोग क्यों इनके साथ खुर्रम साहब, आपकी इसी बात का जवाब तैमूर साहब से ले लेते हैं। तैमूर साहब, आज वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने यह कहा है कि अपोजिशन के 14 से 15 अरकान ऐसे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी हुकूमती जमात की तरफ आना चाहते हैं, उनकी सपोर्ट हासिल है हुकूमत को। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो डिनाई करती है इसको, तो फिर वो किस पार्टी के होंगे? देखिए जी, बड़ी सिंपल सी बात है। अब कहने को तो हम कुछ भी कह सकते हैं, पर वो जमात जो 14 में से 12 बाई इलेक्शंस वफाकी हुकूमत में होते हुए हार चुकी हो, जो बाई इलेक्शंस के बाद लोकल बॉडी इलेक्शंस में अवाम ने जिसको रद्द कर दिया हो, जिनको टमाटर और अंडे मारे हो, वो डूबती हुई कश्ती, करप्शन से भरी हुई डूबती हुई कश्ती में जो सवार हैं, वो सब छलांग मार के कोई नून लीग में मिन्नत कर रहा है, कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिन्नत कर रहा है। इस टाइप पे कहना कि कोई इस पार्टी में जाएगा तो मैं आवाज में मसाइल का सामना, मैं आपकी तरफ तैमूर साहब वापस आता हूं। खुर्रम साहब, अगर देखा जाए तो अपोजिशन ये राय रखती है कि आपने लोगों को तोड़ा है, आपका जो ज्यादातर हदफे तनकीद रहा वो अपोजिशन की सफ़ें रही हैं, अपनी सफ़ों पे आपने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आप नंबर गेम पूरा करने के चक्कर में होते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि साथ खड़े में से कितने मिस हो गए हैं। नहीं, देखें, कोई भी सियासी जमात है जब वो जाती है, मैदान में जाती है, तो उसका मकसद ये होता है कि उसने कामयाबी हासिल करनी है। किस तरह कामयाबी हासिल करनी है वो तो उसके अपने प्लान्स होते हैं। सो देखिए, बेसिकली मैं आपसे बताऊं कि जिस तरह शेख रशीद साहब ने कहा है, ये बात सिर्फ पंजाब की हद तक नहीं है। मैं आपको बताऊं कि सूबे सिंध के अंदर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो कि हमसे राब्ते में हैं, वो इनसे छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। लेकिन जाहिर है कि जरदारी साहब को उनको खौफ है, एक डर है, खौफ की बुनियाद के ऊपर उनके साथ अटैच हैं। लेकिन जैसे वक्त करीब आएगा, इलेक्शन करीब आएगा, आप देखेंगे यही हाल PMLN का भी है। इसी तरीके से जिस तरह उन्होंने तबाही मचाई है, जिस तरह की हम बार बार कहते हैं कि वो मकसूद मुंशी है, उनका कौन से जिसके अकाउंट में अरबों रुपए हैं, जिनका हिसाब किताब ये दे नहीं पा रहे हैं। चले उस पे भी बात करेंगे, उस पे बात करते हैं। अभी आपके ख्वाजा इजहार साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जरा उनसे पूछते हैं। ख्वाजा साहब, सिंध में बड़े एक्टिव हैं आप, सिंध में आपका माहौल बड़ा तेज गर्म चल रहा है, लेकिन थोड़ा एक जरा के हवाले से एक जवाब दे दें। जिस दिन ये बिल पास हुआ सेनेट से, उस दिन MKM के 3 सेनेटर गैर हाजिर थे, इसकी क्या वजह थी? हमारे 2 सेनेटर तो कराची में मौजूद थे। जो हमारी सेनेटर थी वो शेलिंग की वजह से उनकी तबीयत काफी खराब थी। फैसल सजवारी साहब को कोरोना था और जाहिर है कि वहां ना जा सके। लेकिन कोई मसला क्या है, जरदारी साहब ने, उनकी पार्टी ने चेयरमैन सेनेट के साथ साथ हर तरह के बिल को सपोर्ट देने का वादा किया हुआ है, तो वो पीछे बैकअप पे मौजूद रहते हैं। तभी तो बार बार MKM को कहते हैं कि आप विफाक छोड़ें तो हम शामिल हो जाएं। यानी आप कहते हैं कि जरदारी साहब का मामला तय है, वो चाहते हैं कि आप छोड़ दें और जरदारी साहब शामिल हो जाए। हमारा बैकअप तो अब तक वही देते चले आ रहे हैं हर नाजुक मौके पर। नहीं ख्वाजा साहब, अगर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ देखा जाए तो उनका ये मानना है कि जो भेजा गया था वहाँ सेनेट पे बुलाने के लिए, वो उसमें एजेंडे में शामिल ही नहीं था कि ये इसमें बिल होगा स्टेट बैंक का। इसमें कोई हकीकत है? किसी भी सेनेटर को, चाहे वो सेनेट में ना भी जाए, तो उसको एक दरखास्त छुट्टी की देनी पड़ती है एक दिन पहले। ये नहीं होता कि जिसकी जब मर्जी चाहे मुंह उठाए चला जाए, जब मर्जी चाहे ना आए। ये सूबाई असेंबली में भी है, कौमी असेंबली में लाखों रुपए खर्च होते, करोड़ों रुपए खर्च एक इजलास के। और एक एक इजलास के एक एक सेनेटर को भी ना हजारों रुपए मिलते हैं एक इजलास अटेंड करने के। तो ये कोई अपनी औताक नहीं है कि जी मूड हुआ जी तो चले जाएंगे, मूड नहीं हुआ तो नहीं जाएंगे। अगर किसी को नहीं जाना था, एतराज था या कोई और मजबूरी थी, जिस तरह मैंने आपको बताया, तो क्या उन्होंने, ये वजह तो नहीं है, वो तो जेन्युइन वजह कोई देख के, हाँ भाई कोई बीमारी थी, कोई तकलीफ थी, कोई हादसा था, खुदा ना खास्ता कोई गमी खुशी थी। ये कोई वजह नहीं है कि एजेंडे पे ये था नहीं, एजेंडे पे कुछ भी था, आपको जाना चाहिए था। ख्वाजा साहब,
फिर दोबारा हम चलेंगे तहरीक इंसाफ के शेख उस्मान साहब की तरफ। पहले आप बता दें कि कराची में आपने कैंप भी लगा दिया, आपके एक साथी जो हैं वो इस पे जाम हक भी हो गए इस लाठी चार्ज पे, जिसकी आपने FIR के लिए दरख्वास्त भी दी है। तो अब ये तहरीक कहाँ तक लेके जाएंगे? कोई मुज़ाकरात के लिए हुकूमत की तरफ से कोई कमेटी आई, कोई मुज़ाकरात के इम्कानात हैं? देखिए, हुकूमत को तो ये आलम है कि जब हमारे पे शेलिंग चल रही थी तो फोन पर एक तरफ मुर्तजा बाब साहब थे और दूसरी तरफ नासिर शाह साहब थे, और हम गली में साइड में मॉब से जो बैरिकेड लगे हैं वहां साइड में हटकर सामने बात कर रहे थे, और तमाम साथी हमारे गिर्द मौजूद थे और सारे साथी सुन भी रहे थे। हम ओपन मुज़ाकरात कर रहे थे, तो इन्होंने इधर फोन रखा और उधर से लाठीचार्ज और कैनन शुरू कर दी खवातीन माओ बहनों पर। तो फिर हम पे शेलिंग शुरू कर दी, क्योंकि जाहिर है हम अदम तशद्दुद और अदम तसादुम की राह पे पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। तो अल्लाह का शुक्र है ना हमने कोई रद्द-ए-अमल दिया ना हम देना चाहते थे। दूसरी अहम बात यह है, ये मुज़ाकरात जो हो रहे हैं ये क्या हो रहे हैं? जमात इस्लामी से क्या मुज़ाकरात? कोई मुज़ाकरात नहीं हुई। जमात इस्लामी से तो मेरी तवक्कुआत बहुत ज्यादा थी, बल्कि बहुत लोगों की तवक्कुआत थी। 28-29 दिन धरना देकर जो नेमतुल्लाह साहब का निज़ाम था, जिसपे इन्होंने हाई कोर्ट में पिटीशन की भी है, जिससे उनको पीछे हटना ही नहीं चाहिए था, वो चंद नुकात और चंद अमेंडमेंट पे 2013 पे ही मान गए। अभी ज़ाहिर है PSP का भी धरना जारी है, उन्होंने कोई हतमी फैसला नहीं किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि कराची से जो भी मोहब्बत करता है, और खुद उस वक्त के हमारे नाज़िम मुस्तफ़ा कमाल साहब जिस निज़ाम में कामयाब हुए हैं वो 2001 का निज़ाम है। 2013 के निज़ाम में तो पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के तमाम लोग, चाहे वो नवाब शाह से नाज़मा थी या लाड़काना से थे, सब फेल हो गए। पूरा सूबा 2013 के निज़ाम से 2021 तक पूरा सूबा फेल हुआ है। कराची का मसला नहीं है, लाड़काना फेल है, दादू फेल है, नवाब शाह फेल है, खैरपुर सक्खर फेल है। सक्खर के नाजिम हमारे तमाम पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के भाई भतीजे भांजे सब उनमें शामिल थे, वो भी नाकाम हुए। यानी आप ये समझते हैं कि कराची में ही इस वक्त जो मईशत है, जो गुड गवर्नेंस है, सिर्फ वो नहीं है, बल्कि अंदरूने सिंध अगर सूरत हाल देखें तो वहाँ भी बैड गवर्नेंस ही हमें दिखाई देती है। बल्दियाती एक्ट का पास हो जाना बैड गवर्नेंस को मजीद तूल देगा। तो इस पे जवाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से लेंगे। ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, तैमूर साहब से इसका जवाब लेंगे। इस वक्त जो मुज़ाकरात किए जा रहे हैं वो किन बुनियादों पर किए जा रहे हैं, और दूसरी जो जमातें उन्हें किन बुनियादों पर इग्नोर किया जा रहा है। नाज़रीन, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, सिंध के बल्दियाती एक्ट के खिलाफ सिंध की तमाम अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं वो एहतजाज की सियासत पर यकीन रखती हैं और उसी पर ही अमल पैरा दिखाई देती हैं। इन दिनों जमात इस्लामी, MQM, PSP और दीगर जमातें जो हैं वो एहतजाज कर रही हैं, लेकिन इन एहतजाज का असर किस पे हो रहा है? उन्हीं पार्टीज़ पे हो रहा है या बल्दियाती एक्ट में तरामीम जो की गई थी वो वापस ले ली जाएंगी? तैमूर साहब की तरफ बढ़ते हैं। तैमूर साहब, MQM और PTI इनका ये मानना है कि हम कराची की बड़ी स्टेक होल्डर्स पार्टीज हैं, लेकिन हमसे आप मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है। आप जमात इस्लामी से भी मुज़ाकरात कर लेते हैं, पाक सरज़मीन पार्टी की तरफ भी आपका वफ्द चला जाता है, तो आप उनके साथ जो रवाबित रखे हुए हैं वही रवाबित आपको वापस देखने को मिलते हैं, यानी आप फ्रेंडली अपोजिशन उनके साथ हो रही है। तो इन बड़ी स्टेक होल्डर्स जो पार्टीज हैं इनके साथ मुज़ाकरात क्यों नहीं होते? देखिए जी, हमने तो अपने दरवाजे खुले छोड़े हुए हैं। मैं दावत देता हूँ ख्वाजा साहब को भी, अपने भाई को, कि आए हमसे बातचीत करें, क्योंकि एंड में होना यही है। जिस तरह से यही वाले हमारी बात समझ गए, जो उनके कुछ ना कुछ शिकवे शिकायत थे हमने दूर कर दिए, उसी तरह से अगर ख्वाजा साहब भी आएंगे, हम इनके साथ बैठेंगे, इनको चाय पिलाएंगे, केक खिलाएंगे, और मैं समझता हूँ कि बातचीत होगी। जो मेजर ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग होल्ड्स नहीं है जहाँ पे हमारी अपोजिशन, कुछ बातें ऐसी हैं जो हम मानने को तैयार हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो हम समझते हैं कि असूलन मानना गलत होगा। तो JOI भी आगे, मसले में डॉल्फिन पार्टी भी कुछ दिनों में मुज़ाकरात पे आ जाएगी, उनके मसले भी हल हो जाएंगे। मेरे भाई ख्वाजा साहब अकेले रह जाएं पीछे और बाकी साहब हमारे साथ आके बैठ जाएं, तो मेरे ख्याल से बेहतर यही होगा बातचीत करना। पहले शायद थोड़ा डिस्टॉर्शन आ गई थी। मैं बता रहा था कि PTI के 2 MPAs ऑलरेडी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, अबरो साहब और शहरियार शर साहब, और बाकी जो कुछ लोग हैं वो सब हम से राब्ते में पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। ये वो टाइम है जब ये
डूब रही है, करप्शन और मिस गवर्नेंस से भरी हुई ये कश्ती डूब रही है और लोग छलांग मार मार के इससे दूर जाना चाहते हैं। इमरान नियाजी और उसकी पॉलिसी से इनके अपने एमएनएज चले ये पूछ लेते हैं, इस पे भी तैमूर भाई पूछ लेते हैं, खुर्रम शेख सुबान साहब से पूछ लेते हैं, उसके बाद ख्वाजा इजहार साहब की तरफ भी आते हैं। खुर्रम साहब, आपकी पार्टी के लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि दर ज्वाइन कर रहे हैं, आप कह रहे हैं पीपल्स पार्टी आपको ज्वाइन कर रही है, वो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी के लोग 2 ज्वाइन कर गए हैं, बाकी ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा देखिए, कुछ चीज़ों के फैसले ऐसे होते हैं जो जिसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जैसे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो उसका फैसला करें ना कि हालात क्या हैं आपके सामने हैं। और मेरे हिसाब से तो आपके चैनल ने जिस तरीके से सिंध के इशूज़ को हाईलाइट किया उससे बेहतर तो और किसी को हमने देखा नहीं है करते हुए। आपके सामने सूबे सिंध में आज 14 साल इनके इक़्तिदार में हो गए, 5वीं इनकी हुकूमत है। आज भी वाटर कमीशन कहता है कि 70% आवाम जो पानी पीती है सूबे सिंध में, इट इज़ अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। स्कूलों में बच्चों के पास तालीम नहीं है, अस्पतालों में इलाज नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर के हालात आपके सामने की स्ट्रीट क्राइम मेरे ख्याल से कभी इतना जो है ना सूबे सिंध की हिस्ट्री के अंदर इतना स्ट्रीट क्राइम कभी नहीं था जितना इतना है। बाकी डिवीजन्स में डाकुओं का राज है, लूट मार के हालात आपके सामने हैं कि जो ऑडिटर जनरल ने किताबें छापी हैं उसके ऊपर ज़कात के डिपार्टमेंट में भी इनके ऊपर बेज़ाब्तियाँ आई हैं। सो हालात तो सूबे सिंध में आपके बहुत ज़्यादा ख़राब है ना। हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह चाहे केपी की बात करें या आप पंजाब की बात करें, हम तो बहुत बेहतर डिलीवर कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं। केपी के अंदर आप देखेंगे किस तरीके से जो है चीज़ें बेहतर हो गई हैं, ज़िंदगी बेहतर हो गई है, लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड्स हमने बेहतर कर दिए। लेकिन आप यहाँ पे आएँ, कराची के हालात देख लें, थर के अंदर बच्चे आज भी भूख से मर रहे हैं, लाड़काना के अंदर आज भी लोग जो हैं एड्स के मरीज तादाद इतनी है कि फिर सवाल ये बनता है ना, सवाल ये बनता है अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इतनी बैड गवर्नेंस है, अगर उन्होंने 14 साल से सिंध के अंदर किया कुछ नहीं है, तो फिर बात यह है कि ज़िमनी इंतखाबात हों या दूसरे बल्दियाती इंतखाबात हों या जनरल इलेक्शन हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही बरसर इक़्तिदार क्यों आ जाती? सर उसकी वजह मैं आपको बताता हूं कि वो हमारा अपना फेलियर है। अगर आप 2018 की बात भी करेंगे तो मैं खुद जाती तौर पे मेरी राय रखता हूं कि 2018 के अंदर इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जितना ध्यान कराची के अंदर दिया, अगर ये हमने पूरे सूबे सिंध के अंदर दिया होता तो इनका वही हशर होता कि जो रिजल्ट हमारा कराची में आया बाकी सूबे भर में भी आता। मैं तो इस बात को एग्री करता हूँ और अपनी पार्टी में बैठ के बात करते हैं कि हमने जो है कैंडिडेट्स नहीं खड़े किए, हमारा ध्यान सिर्फ कराची के ऊपर था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी तैयारी बड़ी ज़बरदस्त है। आप 2023 के इलेक्शन में अंदर देखेंगे कि जो हाल इनका बाकी पूरे पाकिस्तान में हुआ है कि कश्मीर से फारिग, गिलगित बल्तिस्तान से फारिग, केपी से फारिग, पंजाब से फारिग, बलूचिस्तान से फारिग, ये वो जमात होती है। इस पे भी बात करेंगे तैमूर भाई से, लेकिन उससे पहले ख्वाजा इजहार साहब की तरफ चलते हैं। तो आज आज इन्होंने अभी तैमूर साहब का कहना है कि आप भी आए, एमक्यूएम भी आए, हमारे साथ आके मुज़ाकरात करें, हम उनकी भी बात सुनने के लिए तैयार है, चाय पिलाने के लिए तैयार है। आपने ये पहली तो मैं बात ही तैमूर भाई करप्शन की बात कर रहे थे और करप्शन के खिलाफ बात कर रहे थे, मेरी खुद ब खुद हंसी निकल गई और आप लोगों के चेहरे पे भी एक मुस्कुराहट मुझे नजर आ रही थी। की तरह है कि सिंध में एक आदमी के हाथ में बोतल का जिन आ गया, उसने बोतल रगड़ी, जिन बाहर आ गया और कहना है क्या हुक्म है मेरे आका, तो कहना है सिंध में करप्शन खत्म कर दे। जिन वापस जल्दी से बोतल में बैठ गया जाकर और कहना चाचा ढक्कन जरा जोर से लगाना। इस सूरत में हाल तो ये है कि जिन्नात के भी काबू में नहीं है। और जहां तक मुज़ाकरात की बात है तो मैं मानता हूं तैमूर भाई बुलाएंगे, बिस्किट भी खिलाएंगे, केक भी खिलाएंगे, लेकिन वो बात नहीं करेंगे जिसका जिक्र पूरे फसाने में जो है ना नहीं होगा, वो बात करेंगे। तो और ये माशाल्लाह 4-4 घंटे भी बैठ सकते हैं हम लोग। इससे पहले पीपल्स लोकल गवर्नमेंट में 3-3 दिन 9-9 घंटे भी बैठे, लेकिन वो ढाक के 3-5 वही मुर्गी के टांग। तो मुज़ाकरात करने के लिए हमें कोई तड़प नहीं है, हमारी कोई तरस नहीं है। हमारे दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं, पहले भी आप 6-7 बार आए। फिर दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी की पॉलिसी क्या है। जमात इस्लामी को कहते हैं सारी जिंदगी बैठे रहो, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता, ये बयान। मुज़ाकरात करने कौन जा रहे हैं? नासिर शाह साहब जा रहे हैं। फिर पीएसपी को कहते हैं यार तुम हो कौन, तुम्हारे पास है क्या, एक यूसी तो है नहीं, तुम्हारे पास काउंसलर नहीं है। अच्छा जी ठीक है। फिर मुज़ाकरात करने कौन जा रहा है? नासिर शाह साहब। ओहो भाई इनका सबसे बड़ा जलसा तो असेंबली के बाहर हो गया। उसके बाद इसी तरह एएनपी के पास गए खालियात, जमीयत उलमा इस्लाम के पास गए खालियात, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस खालियात। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जमात ने 2 हफ्ते का टाइम दिया है। मैंने रिकॉर्ड पे बात की, हाफिज नईमुर रहमान साहब 2 हफ्ते बाद फिर दोबारा फवारा चौक पे या असेंबली पे धरने पे होंगे। बहुत दूरअंदेशी के साथ इस बिल को देख रही है और गुज़िश्ता हालात
हम इसकी मुखालफत कर रहे हैं असेंबली में। खालिद साहब, एमकेएम को अपना मुस्तकबिल क्या दिखाई दे रहा है? अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजमूई तौर पे देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेशतर चीज़ों का क्रेडिट लेती है कि हमने ये चीज़ें अपने दौरे हुकूमत में शुरू की जो पिछली कई हुकूमतें शुरू नहीं कर सकीं। अब वो उसी की बुनियाद पे अगले इलेक्शन में जाएंगे, लेकिन एमकेएम को अगला इलेक्शन किस बुनियाद पे दिखाई देता है? देखिए, एमकेएम की अपनी परफॉर्मेंस हमेशा, याद रखिए, इत्तेहादी की हैसियत से रही है, क्योंकि कराची की मरदमशुमारी ने कराची के साथ जो ज्यादती की है, उसने जो इर्तिकाज इख्तियार है वो कराची के अलावा देही सिंध को दिया हुआ है। और इसी तरह पाकिस्तान की जो कौमी जमातें अपने आप को कहते हैं, जिनके वजीर आजम आते हैं, उनका जो किबला होता है वो लाहौर होता है, और वो लाहौर ही को सर्व करने और पंजाब को सर्व करने में ज्यादा तवज्जो देते हैं, और पंजाब की अक्सरियत भी है पूरे मुल्क में। तो हमारी परफॉर्मेंस को आप इवेल्युएट करें हमारे इत्तेहादी होने के शेयर के हिसाब से। दूसरी बात, एमकेएम ने अवामी अदालत में, मीडिया में, और सबसे बड़ी कानूनी लड़ाई, कल जिसका एक बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आना है, जो कि शायद पाकिस्तान के गरीब मुतवस्सित तबके की तकदीर बदल सकता है, और हमारा जितना वडेरा गैंग और जागीरदाराना गैंग है उसकी दुकान लपेट सकता है। कल वो फैसला आना है तो समझ पैदा कौमी मूवमेंट ने सिर्फ कराची की नहीं बल्कि कराची तक कश्मीर और कश्मीर तक खैबर, पूरे पाकिस्तान का मुकदमा जीत लिया। तो हम जिस तरीके से अपने ग्रास रूट पे मौजूद हैं, अवाम के लिए फैसले कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि मुज़ाकरात के बाद कोई मेरे घर की 2 सड़कें बना दे, जैसा कि अभी मैं नाम रहनुमाओं के सेवरेज का काम हो रहा है। अब 3-3 गलियों के लिए अगर आप मुज़ाकरात कर रहे हैं तो हमें तो मुज़ाकरात कराची ता लाड़काना हर गली के लिए मुज़ाकरात हम कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कराची के नाजिम को 5 लाख रुपए दें और लाड़काना के नाजिम को आप 2 लाख रुपए दें। हम तो कह रहे हैं लाड़काना उमरकोट चेयरमैन को भी 50 लाख रुपए महीना मिलना चाहिए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर हमारा बिल ये तस्लीम करते हैं तो ये तैमूर तालपुर साहब बैठे हैं, इनके हल्के के यूसी चेयरमैन को खाना 50 लाख रुपए मिलेंगे। अब इसमें बड़े मजे की बात हुई, एक और दोस्त है हमारे, वो भी इंटीरियर के हैं और काबिल इकराम है, कहने लगे यार अगर यूसी चेयरमैन को 50 लाख रुपए तुम्हारे फार्मूले से मिल जाएगा तो हमारे पास क्यों आएगा? इसको आना भी है। तो हमारे साथ मसले बहुत सारे हैं। अच्छा खालिद साहब, एक और सवाल का जवाब दीजिएगा, फिर मैं हुर्रम शेख उस्मान साहब की तरफ भी जाना है। 27 तारीख को आप लोगों ने मुश्तरका तौर पे एक रैली निकालने का प्रोग्राम बना रखा है, 27 फरवरी को कराची से गोटकी तक, जो आपका एक मुश्तरका जलसा भी हुआ एमकेएम तहरीक इंसाफ का। तो क्या 27 को आप लोग जा रहे हैं कराची से गोटकी तक? नहीं, मेरा ख्याल है कुछ गलतफहमी होगी, खुरम तस्हीह करेंगे, शायद गोटकी से कराची है। चले गोटकी से करा, हाँ जी गोटकी से कराची कर रहे हैं आप? गोटकी से कराची हैं, हम तो हैं, बिल्कुल हैं, साथ हैं। तो आप क्या समझते हैं अपोजिशन जमातों के साथ जिस तरह उनके मुज़ाकरात चल रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, अगर वो किसी चीज़ पे डेडलॉक ख़त्म हो जाता है, कुछ निकात मान लेते हैं, मिसाल के तौर पे 8 निकात में तब्दीली चाह रहे हैं, 5 माने जाते हैं, तो क्या दीगर अपोजिशन जमातें मानेंगी, बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एमकेएम? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एमकेएम का तो मद्दे नज़र एक ही है, लेकिन मसला हमारा नहीं है। आप ये ज़हन में रखिए, हमें एपीसी में मैंडेट दिया है जेयूआई ने, हमें एमपी ने दिया, हमें सुन्नी तहरीक ने दिया, हमें तहरीक ने दिया, हमें इसके अलावा ताजिरों ने दिया, बहुत बड़ी तादाद, हजारों ताजिरों की दुकानें हैं और कुछ दर्जनों ताजिर तंजीमें उन्होंने दिया, सनतकारों ने दिया। हम तो इन सब का मैंडेट लेके बात करें और सब ने, मैं आपको अपनी करारदादें दूंगा जिस पे सबने साइन किए, हाथ उठा के बताया है कि ये कानून है, हम इस कानून को नहीं मानते। अब इसके अब क्या शिक तब्दील करेंगे भाई, जिस कानून की कुली तौर पे कानून को नहीं मानते, आप ये चाहते हैं कि जो तरामीम हुई हैं वो कुली तौर पे वापस ली जाएं, फिर किसी चीज़ पे बात हो सकती है। खुर्रम शेख जमान साहब, जिस तरह बात हो रही है सनतकारों की, ताजरों की, आज सनतकारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी देखी होगी, वो ये मौक़िफ़ रखते हैं कि पीटीआई के लोग ये मानते हैं कि कराची में वफाकी हुकूमत कुछ कारकर्दगी नहीं दिखा सकी। अब जो सिंध हुकूमत हमारे साथ सूरत हाल निपटाए हुए है, इस पे हम परेशान हैं, हमारी सनतें बंद हो जाएंगी। तो आप उनकी हिमायत खुले लफ्जों क्यों नहीं करते? क्या समझते हैं कि पॉलिटिसाइज हो जाएगा ये तरीका?
अच्छा देखिए, मैं सबसे पहले तो आगे बात बढ़ाते हुए, क्योंकि बल्दियाती निज़ाम के बारे में बात हो रही है, मैं आपको बताऊं कि आज कराची के लिए एक और बहुत बड़ी खबर है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की वफाकी हुकूमत ने आज 126 अरब रुपए का जो डेवलपमेंट स्कीम है K4 की, वो एक्नेक से पास हो गई है और 25 करोड़ गैलन जो है पानी को कराची को जो है इजाफी पानी मिलेगा। अब देखिए, कहना तो बहुत आसान है कि वफाकी हुकूमत ने कुछ नहीं किया, लेकिन आपको शहर के अंदर ग्रीन बस जो है वो भी चलती हुई नजर आ रही हैं। KCR वजीर आजम ने कुछ महीनों पहले इनॉग्रेट किया, वो भी आपको नजर आ रहा है। फ्रेट कॉरिडोर शुरू हो चुका है, आज से एक हफ्ते पहले गवर्नर साहब ने उसकी इनॉग्रेशन की, वो भी आपके सामने है। शहर जल कर राख हो जाता था, शहर में जब फैक्ट्रियों में आग लगती थी तो 52 फायर ब्रिगेड दी, वो भी आपके सामने है। अल्लाह की रहमत होती थी, बारिशों की वो जहमत में तब्दील हो जाती थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेहरबानियों से 3 बड़े शहर के बड़े नाले सिर्फ बनाए नहीं, उसके अतराफ में सड़कें भी बनाई, वहां के इंक्रोचर्स को जगह किराए भी दिया दूसरी जगह जाने को, और दीवारें भी उसके अतराफ में खड़ी की ताकि फिर ये कचरा ना फेंकें। उसके साथ साथ आप देखें, सिर्फ पिछले साल 9 अरब 90 करोड़ रुपए PTI के MNAs नहीं, MQM के MNA जो हमारे इत्तेहादिया, हमने मिलकर 9 अरब 90 करोड़ रुपए शहर की इंटरनल गलियां, यहाँ के पार्क्स, यहाँ के स्पोर्ट्स ग्राउंड, यहाँ के पानी की लाइनें, सीवेज की लाइनें, ये सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MQM के MNAs MPs ने यहाँ पे मुकम्मल कराई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ठहंगा भी कुछ काम नहीं किया। उसके साथ साथ आप ये देखें कि जितने भी तरक्याती काम अभी इस साल में होने जा रहे हैं, हर MNA 35 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। जो ये शख्स कह रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट ने कुछ काम नहीं करा, उनको आप मेरे सामने बिठाएं, बल्कि मैं आपसे कह रहा हूं कि आप खुद इसको हाईलाइट करें। सारी इनॉग्रेशंस आपके सामने हुई हैं। तहरीक इंसाफ लीड कर रही है, MQM लीड कर रही है, अब दोनों इत्तेहादी भी हैं, इसी तरह बाकी जमातें दोनों मिलकर लीड कर रहे हैं, दोनों मिलकर लीड कर रहे हैं। तो अब बाकी जो पीपल्स पार्टी के एंटी ग्रुप हैं उनको अपने साथ क्यों नहीं मिला रहे? नहीं, देखें, बेसिकली ये एक मुकाबला है ना। जमात इस्लामी भी जाहिर है कि धरना दे रही है, मुकाबला कर रही है, लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है कि मैं किसी तरह कराची वालों को इम्प्रेस कर दूं। कराची वाले बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं, जिस दौर के अंदर आपके इधर थंडर स्क्वाड वगैरह होते थे, वो दौर लोग भूले नहीं, उनको बहुत अच्छे तरीके से याद है। इसी तरीके से PSP है, वो भी कोशिशें कर रही है। सो बेसिकली देखें, हर सियासी जमात कोई ना कोई तरीका इख्तियार करेगी। अब ये इख्तियार के अंदर तो है नहीं, तो जाहिर है कि ये धरनों से और एहतजाज से इम्प्रेस करेंगे, लेकिन हमने तो परफॉर्मेंस से इम्प्रेस किया ना। जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, आप मुझे चैलेंज कर सकते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं इस बात को। ये सारी चीजें आपके टीवी चैनल्स ने पिछले 3 साल के अंदर वजीर आजम इमरान खान की खिदमत टीवी के ऊपर दिखाई हैं। देखें, दुनिया के अंदर कहीं पे भी ये काम करना वजीर आजम का काम नहीं है, क्योंकि नलायक हुकूमत इस सूबे के अंदर बैठी हुई है और उस नलायकों की वजह से आज शहर के हालात हुए हैं। तो हमने मजबूरी के तहत ये सारे काम करें। अदरवाइज 18वीं तरमीम के बाद यहाँ पे अगर रात को कुत्ता भी भौंक रहा है, कोई डिस्टर्ब हो रहा है, तो वो जिम्मेदारी भी सूबाई हुकूमत की है। आपके सामने जो हालात हैं, सिर्फ कराची की बात नहीं है। मैं बस बात खत्म कर रहा हूं गुजारिश के साथ कि ये जो वफाकी सतह पे जो स्टैंड अपनाया जाता है ऑपोजिशन के बारे में कि ये ऑपोजिशन तो खुद इकट्ठी नहीं हो सकती, ये हुकूमत को क्या खतरा पहुंचाएगी। तो अगर यही सूरत हाल हम सिंध की देख लें, हर जमात का अपना अपना मैनिफेस्टो होता है, उसने उसी के मुताबिक चलना होता है। लेकिन अगर सारी जमातें एक नुक्ते पे मुत्तफिक हैं कि वो कानून को, बल्दियाती कानून को काला कानून मानती हैं, तो फिर आप तमाम स्टेक होल्डर मिलकर क्यों नहीं बैठ जाते? देखिए, इसमें मैंने आपसे गुजारिश की कि हमने APC की थी, APC में तमाम जमातों को बुलाया था। जमात इस्लामी ने हमसे माजरत कर ली थी और हम उनके पास गए थे, उनके हेड ऑफिस चलकर। हाफिज नईम रहमान साहब से मुलाकात की, कहने नहीं जी हम अपनी सियासत अलग करेंगे। शायद इस उम्मीद पर हैं वो कि MQM के साथ अलग हट के शायद सियासत करेंगे तो शायद उसमें कामयाबी हासिल हो, उनका राइट है ये। और कराची में आपको पता है सिर्फ वाहिद ये शहर है जिसपे एक MPA की सीट पर कोई 25-25 कैंडिडेट होते हैं, जो शायद पाकिस्तान में कहीं नहीं होते। तो और मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहैसियत जमात नहीं है। हमारा तो मुकाबला उस फरसूदा जागीरदाराना सोच से है जो हमें ये कहती है कि अगर UC को 50 लाख रुपए मिल जाएंगे तो मेरे पास क्या लेने आएगा। हमारा मुकाबला तो उनसे है जो कराची को, तो ठीक है जी, हमारी वजह से आप कराची को कहते हैं जी चले सारा कसूर हमारे गले डाल दें, चले कराची छोड़ दें, हैदराबाद, मीरपुर, सक्कर छोड़ दें, आपके इलाकों में चलते हैं, आपकी UC में चलते हैं, आपके किसी सरकारी स्कूल में चलते हैं, आपके किसी डिस्पेंसरी में चलते हैं जहां जीने और मरने की सहूलत हो। मसला क्या है? झूठ इतनी ताकत और इतनी शिद्दत से बोला जा रहा है कि वो आम सिंधियों को भी सच लग रहा है। लेकिन असल में लोग जानते हैं
मैं पीपल्स पार्टी वैसे तो पार्टी कदर करता हूं, लेकिन जो गवर्नेंस का तरीकाकार पीपल्स पार्टी का है वो आमिराना है, वो करप्शन भरपूर है, और उसके अंदर चलें तैमूर भाई भी साथ हैं, तैमूर भाई से पूछ लेते हैं। तैमूर भाई, आपने सारी गुफ्तगू सुनी, पीपल्स पार्टी की गुड गवर्नेंस पे भी सवालिया निशान कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इस काले कानून को नहीं मानेंगे। एक तो ये बता दें कि बल्दियाती इलेक्शन आप कब अनाउंस कर रहे हैं, और ये जो कानून जिसके खिलाफ ये जा रहे हैं इस पे फाइनल कब हो रहा है, कब फाइनल मुज़ाकरात होने के बाद इस पे आप ऐलान कर देंगे? देखिए जी, हर चीज़ फाइनल हो चुकी है, हमने सारे फैसले कर लिए हैं। अगर एमपीएम आके बात करना चाहती है, अपनी उनकी कुछ डिमांड्स हैं जो चाहती हैं पूरे हों, एहतजाज खत्म करना चाहते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, वरना हमारा हर चीज़ अब फाइनल हो चुकी है। दूसरी बात, हमारे ज़माने में शायद 100 से कम वर्स्ट करप्ट नेशंस में पाकिस्तान आता था जब जरदारी साहब की हुकूमत थी। आज वो 140th मोस्ट करप्ट नेशन में है। तो मेरे ख्याल से ख्वाजा साहब को अगर इतना करप्शन से इश्यू है तो सबसे पहले तो इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदा होना चाहिए। पहले भी इन लोगों ने काफी बार ये ऐलानात किए थे कि ये जो है अगर सेंसस नहीं हुआ तो ये छोड़ देंगे, रोडों पे आ जाएंगे, पर ना मेरे भाइयों ने उन्हें छोड़ा, ना रोडों पे आए। वैसे बढ़ गई है जनाब, कह रहे करप्शन सिंध में वैसे बढ़ गई है। मैंने कहा ये उसकी गलत बात है। रैंकिंग सिंध की वजह से बढ़ गई है। आज हाईएस्ट लेवल ऑफ करप्शन केपीके में, हाईएस्ट लेवल ऑफ करप्शन केपीके में, उसके बाद बलूचिस्तान, उसके बाद पंजाब, उसके बाद पढ़ ले भाई मैंने पढ़ लिया है, मेरे पास पढ़ा हुआ है, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। प्रोफेशनल तरीके से करते हैं ना, आपके दो सूबे हमसे आगे हैं करप्शन में। मैं आपको एडवाइस दूं ख्वाजा साहब, आप जान छुड़ाएं इन करप्ट टोले से। ये खान साहब पहले 2 लाख रुपए टैक्स देते थे, अब खान साहब जो है 98 लाख रुपीज टैक्स देते हैं सर। ये कहां से कानून का खजाना मिल गया इमरान नियाजी को सर? अरे आप मेहरबानी करें, कम से कम अगर बताएं सरे महल के ऊपर कितना टैक्स दे रहे हैं वो। अगर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पढ़े तो पब्लिक सेक्टर के अंदर पाकिस्तान जो है वो 152 नंबर्स पे है। तो हमें सोचना ये होगा कि करप्शन का नासूर खत्म करने के लिए हम जो जिद्दोजहद करना चाहते हैं वो जिद्दोजहद पाया तकमील तक क्यों नहीं पहुंचती। ये तमाम सियासी जमातों को बैठकर सोचना होगा, वो कोई भी सियासी जमात हो। बहुत शुक्रिया ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, तैमूर तालपुर साहब और खुर्रमशेर जमान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, सियासी जमातों के मौक़िफ़ एक तरफ, अवाम का इसमें कितना हर्ज होता है, अवाम को किस हद तक बैड गवर्नेंस का सामना करना पड़ता है। अवाम अगर बेहतरी के फैसले करे, बेहतरीन चुनाव करे तो उसे बेहतरीन रिजल्ट भी मिल सकता है। दीगर सियासी मंजरनामे पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, अगर ऑपोजिशन को देखें तो पिछले कुछ अरसे से ऑपोजिशन मुत्तहिद नहीं है। पीडीएम, अगर पीडीएम का प्लेटफॉर्म देखें तो वहां पर भी खलल पाया जाता है। बहुत सी रंजिशें हैं, बहुत से एतराज़ात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, शिकवे किए जाते हैं एक दूसरे से, लेकिन बज़ाहिर मुत्तहिद दिखाई देते हैं और बज़ाहिर वो एक इम्पैक्ट ऐसा डालना चाहते हैं कि हम अगर किसी जगह पर हैं तो हमारे साथ सभी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शमूलियत के हवाले से 12 सवाल किए जाते रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे तनकीद भी होती रही पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, लेकिन जब मौलाना फजलुर रहमान से आज के दिन ये सवाल किया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शमूलियत के मुताल्लिक, तो उनका क्या कहना था। इसके साथ साथ वजीर दाखिला का 23 मार्च की तारीख तब्दील करने का जवाब उन्होंने क्या दिया है, ये मुलाहिजा कर लें, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। मेरे ख्याल में उसका वो रौब दबदबा खत्म हो चुका है और इंशाल्लाह वो मैदान में उतरेगा तो फिर लोग एक कौमी मुजरिम की हैसियत से उसका इस्तकबाल करेंगे और उसको किशमिश पेश करेंगे। 23 मार्च को पूरी कौम इस्लामाबाद में होगी। अगर कोई आता है, हमें कोई इनकार नहीं है, लेकिन वो पीडीएम का हिस्सा नहीं है। लेकिन हम कभी भी अपोजिशन की किसी जमात को टारगेट नहीं बनाएंगे। वो किस लिए कमिश्नर है, वहाँ किस लिए उन्होंने वर्दियाँ पहनी हुई हैं, इसीलिए पहनी हुई है कि शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। आप जाएंगे थ्रेड की? मैं मौजूद जाऊँगा, तय इंशाअल्लाह। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, किसी के इंसान के हाथ में नहीं है। भी हमले हुए हैं, लेकिन जब अल्लाह ने बचाया है तो बचाया। राना साहब, अगर बज़ाहिर देखा जाए जिस तरह आज पीपल्स पार्टी पे तनकीद ने की, इसका मतलब ये है कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अभी भी कोई रमक बाकी है, या फिर वो अवाम में बयानियाँ अभी तक मौजूद रखना चाहते हैं? देखिए, वो सिर्फ बयानिया की हद तक है। या सर, एक बात तो जहन में रख लें, मैं आपको बड़ी खबर दे देता हूँ, अंदर की खबर। मुस्लिम लीग नून ने तहरीक अदम एतमाद के हवाले से मुतफ़िक़ा तौर पर यह फैसला कर लिया है
कि वो किसी सूरत में भी तहरीक अदम इत्माद की तरफ नहीं जाएंगे। ये मैं आपको बिल्कुल एक खबर दूँ, गुफ्तगू की हद तक वो जाएंगे, बातों की हद तक वो होगा, लेकिन ये मुस्लिम लीग नून के अंदर मुतफिका तौर पे फैसला हो गया है कि वो किसी सूरत में भी तहरीक अदम इत्माद की तरफ नहीं जाएंगे। इस ज़मन में एक मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में ये फैसला हुआ है कि जनाब तहरीक अदम इत्माद के लिए एक प्लानिंग के तहत हमें आगे लगाया जा रहा है, हम आगे लगेंगे, तहरीक अदम इत्माद नाकाम होगी, हुकूमत मजबूत हो जाएगी, मुस्लिम लीग नून को सियासी तौर पर एक बड़ा नुकसान होगा और उसका फ़ायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उठाएगी। ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि उसका फ़ायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उठाएगी। उससे वहाँ पूछा गया पीपल्स पार्टी किस तरह उठाएगी, उन्होंने किस तरह उठाएगी कि पीपल्स पार्टी जो है वो बहुत से मामलात हुकूमत से तय कर चुकी है। सही, वो उनका बकौल उनका कहना है कि जिनके अपोजिशन लीडर सेनेट में उस वक्त नहीं आते जिस वक्त आने की ज़रूरत है, उनके बहुत से लोग जो है बहुत सी जगहों पे नहीं पहुंचते जब पहुंचने की ज़रूरत है, तो फिर वो जानबूझ के एक प्लानिंग के तहत कर रहे हैं। तो मौलाना साहब का जो कहना है ना, मौलाना साहब की जो ख्वाहिश है, वो ख्वाहिश जो है वो ख्वाहिश ही रहेगी, वो उस पर मुस्लिम लीग नून तो तैयार नहीं है। मुस्लिम लीग नून के अंदर ये मुतफिका फैसला हुआ है, मैं फिर आपको बार बार कह रहा हूँ, देखिए मुतफिका फैसला हो चुका है ये कि वो तहरीक अदम इत्माद की तरफ नहीं जाएंगे। हाँ, ये ज़रूर होगा कि वो तहरीक अदम इत्माद के हवाले से गुफ्तगू, तहरीक अदम इत्माद के हवाले से जितना शोर हो सकता है वो मचाते रहेंगे। ये सारा कुछ शोर और गुफ्तगू की हद तक रहेगा। इसके अलावा अगर आप कहें कि कोई अमली तौर पर कुछ होगा तो ये नहीं होगा। ये डिसीजन हो चुका है और ये डिसीजन जो है ये शहबाज शरीफ का भी है, ये नवाज शरीफ का भी है, ये शाहिदा खान अब्बासी का भी है और ये डिसीजन जो है मुस्लिम लीग नून के हर उस शख्स का है जो अपनी अगले जिसे कहते हैं ना मोर्चों पे खड़ा है। जो तो मौलाना फिर किस पे तकिया किए बैठे? मौलाना साहब बेचारे जो हैं, अभी तक मौलाना साहब को शायद आज हमारी खबर के बाद पता चल जाए कि ये होना है। मौलाना साहब तो इसी पे तकिया कर बैठे हैं कि मौलाना साहब को यकीन दहानी कराई जाती है। ये जो मौलाना साहब ने आज एक बात की है ना कि हम किसी पे तनकीद नहीं करेंगे, ये मौलाना साहब ने बेसिक ज़हन में रखिएगा कि मुस्लिम लीग नून को सुनाया है कि आप मुझे समझेंगे कि मैं शायद पीपल्स पार्टी पे तनकीद करूंगा और तनकीद पीपल्स पार्टी पे करके मैं शायद कुछ किसी और तरफ चला जाऊं। और नहीं, मौलाना साहब अब सारे घर रखना चाहते हैं। वो मुस्लिम लीग नून को ये सुना रहे हैं कि अगर तू नहीं तो फिर कोई और सही। ये ज़हन में रखिएगा, ये बिल्कुल है। यानी तकिया किसी पे नहीं किया हुआ, ये एक दूसरे को इशारों की रायों में बात समझाई जा रही है कि हमें अपने मुस्तकबिल को एक साथ फिर से रखना है तो उसके लिए हमें तगोदो करनी पड़ेगी और एक दूसरे पर तनकीद से परहेज करना होगा। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे। पॉलिटिकल इशूज़ के बाद हम कुछ बात कर लेते हैं सोशल इशूज़ की। एक वीडियो गेम है जो नौजवानों में बहुत ज़्यादा परवान चढ़ रही है, पबजी। पिछले दिनों कहना के इलाके में माँ उसकी 2 बेटियों का कत्ल हुआ और एक बेटा जिंदा बच गया। इल्ज़ाम में वालिद को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बाद में ये बात मंजर आम पे आई कि उस बच्चे ने ही पिस्तौल पे साइलेंसर लगाकर अपने बहन भाइयों और माँ को कत्ल किया और नफ्सियाती तौर पे उसने ये कत्ल करते हुए सोचा कि ये गेम की तरह दोबारा जिंदा हो जाएंगे। पबजी के मुताल्लिक क्या फैसला हो रहा है, राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, पंजाब पुलिस ने एक सिफारिश पेश की थी कि पबजी पे पाबंदी लगाई जाए, मैकेनिज्म कोई तैयार हुआ? देखिए, सिफारिश कर दी, ये दूसरी दफ़ा सिफारिश हुई है। जब पहले यहाँ पे लाहौर में DIG इशफाकुल्लाह खान थे तो आपको याद होगा उस वक्त भी एक हुआ था, उस वक्त भी उन्होंने यही चीज़ पेश की थी, लेकिन आज तक अमल दामल उस तरह तो नहीं हो सका। अब दोबारा ये बड़ा एक छोटा नहीं बहुत बड़ा वाक़या फिर हो गया। या सर, मैं आपको एक खौफनाक चीज़ करूँ, इस पर आप एक पहलू देखें। पिस्टल तो उस घर में मौजूद था, ओके हो गया। उस पिस्टल पे लगने वाला जो साइलेंसर है वो कहाँ से आया? क्या वो भी घर में मौजूद था? इस पे तो किसी ने नहीं बताया। अगर मौजूद था तो क्यों रखा हुआ था? एक पिस्टल घर में रखा होता है कि लाइसेंसी पिस्टल है जी, डर लगता है कोई आ ना जाए, कोई ऐसा ना हो जाए, लेकिन उसके ऊपर साइलेंसर लगाना, उसको रखना, क्या वो टारगेट था? अब आपको बताता हूँ असल हकाइक क्या है। या सर, इतना खौफनाक हमारी नौजवान नस्ल को बर्बाद करने के लिए काम शुरू हो गया कि एक पबजी नहीं 15 गेम्स मौजूद है ऐसी जिसमें सिर्फ ये तरबियत दी जाती है कि आपने कत्ल किस तरह करना है, आपने लूट मार किस तरह करनी है। अच्छा, जो अब इसके साथ साथ वही माफिया, वो इंटरनेशनल माफिया जो पाकिस्तान के अंदर ये तबाही मचा रहा था, अब उन्होंने पाकिस्तान के अंदर इन बच्चों को, खासकर इन नौजवानों को जो इस पबजी को खेलते हैं, आपको पता है इसको पबजी को खेलने वाले जो हैं बाकायदा एक दूसरे के साथ राब्ते में होते हैं, बाकायदा इनका एक सिस्टम बना होता है। जी जी। और अब बाकायदा उन लोगों को, खासकर नौजवानों को, लड़कों लड़कियों दोनों को बाकायदा आइस दी जा रही है। या सर, आइस,
और जब वो आइस पी रहे हैं, अब आज मुझे आप पाकिस्तान के, मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, किसी एक बिलियर्ड क्लब में, किसी एक वीडियो गेम्स क्लब में, किसी एक ऐसी मौज मस्ती वाली जगह जहाँ पे लोग जाते हैं, मुझे दिखा दें जहाँ वहाँ पे आइस नहीं मिल रही। आइस मिल रही है, और आइस जो है वो नौजवानों से लेकर नीचे बच्चों तक को मिल रही है। बच्चे फिर वो आइस पीते हैं, फिर आइस पीने के बाद यही गेम्स खेलते हैं, फिर जब उनका ज़हन मौफ हो जाता है तो फिर उनको बाकायदा इस्तेमाल किया जाता है। फिर मशवरे करते हैं कि आज मैंने इस स्टेज पे जाके ये करना है, वो कहता तुम नहीं कर सकते, वो कहता करके दिखाऊंगा। यासिर ये हो रहा है, हर वो बच्चा जो पबजी खेल रहा है उसमें हर तीसरा बच्चा आइस पी रहा है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। और ये आइस इतने आसान तरीके से मिल रही है कि आप सोच नहीं सकते। और ये एक ऐसी खौफनाक साजिश है, हमें वो बम धमाकों से ख़त्म नहीं कर सके, हमें वो दूसरे तरीक़ों से ख़त्म नहीं कर सके, हमें वो डरा नहीं सके, लेकिन हमारी नौजवान नस्ल को ख़त्म करने के लिए उन्होंने 15 ऐसी गेम्स भेज दी और उसके साथ आइस जैसा नशा भेज दिया जो हमें बर्बाद कर। हुकूमत वक्त को इस तरफ तवज्जो देनी होगी, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से जो सिफारिशात पेश की जा रही हैं उस पर भी गौर करना होगा, और नौजवान नस्ल को इस कहर से बचाना होगा कि ताकि हम अपनी नौजवान नस्ल की भरपूर तरीके से नशोनुमा कर सकें। नाज़रीन, द लास्ट स्टार से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।